शोभा जी, पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि आप संगीत जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने में आपने अपना अमूल्य योगदान दिया है और लगातार ये सिलसिला जारी है। इससे पहले कि हम आपकी संगीत यात्रा पर आएँ, हम ये जानना चाहते हैं कि संगीत क्या आपको बचपन में विरासत में मिला या फिर आपने संगीत के क्षेत्र में पदार्पण किया? बचपन में घर में तो संगीत नहीं था, लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी कि मेरा सारेगमपधनिसा ये स्वर क्या है ये भी नहीं मालूम थे। और जब कहीं सुना तो पिताजी से पूछा कि ये क्या है सारेगमपधनिसा, तो उन्होंने कहा कि ये संगीत के स्वर है और इसी से गाने बनते हैं। उन्होंने इतना कहा कि घर में वो ऑफिस के बाद आने के बाद अपने हाथ में बांसुरी लेते और बांसुरी में नथनी से टूटा मोती रे, केएल सहगल वगैरह के ये गाने हमेशा बजाते थे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि उसमें स्वर है, कि स्वरों से ऐसे गाने बनते हैं। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले बेटा मैं भी जो बजाता हूँ ना वो सारा स्वर से ही बना हुआ है। मुझे एक क्यूरियोसिटी थी मन में, तो मैं छोटी थी, पाँचवीं में थी, 9 साल की थी। तब हमारी कैंपस में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा, इस कैंपस में पिताजी परीक्षा मंत्री थे और हम कैंपस में रहते थे। मेरा जन्म वहीं से है। तो कैंपस में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, क्योंकि बाहर के जो नागालैंड के, जापान के ये सारे स्टूडेंट्स वहाँ अभी भी आते हैं। उनके लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा कैंपस में होता रहता था, तो वो देखते थे और अच्छा लगता था सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना, सुनना। नेचुरली मुझे लगता है कि वो मेरे में शायद गॉड गिफ्टेड ऐसा होगा कि मेरी चाह वो है या मेरी इच्छा है। तो मैंने वही पिताजी से ये पूछने के बाद बाय चांस ये हुआ कि उसी कैंपस में श्रीमती सिंधुताई नामजोशी ने एक गायन स्कूल खोली। और गायन स्कूल खोली तो वो बच्चों को एक्चुअली पकड़ रही थी कि कौन मेरे पास सीखने आएगा, तुम आओ। ऐसे में मुझे जब बुलाया तो बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ शुरू हुआ मेरा। तो सारेगमपधनिसा सानिधपमगरेसा और उसके बाद सारे अलंकार और एक एक राग इंट्रोड्यूस करती गई। तो धीरे धीरे गांधर्व, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की अखिल भारतीय महाविद्यालय मंडल की मैंने 5 परीक्षा वहाँ उनके अंडर दी। उसके बाद उनके मिस्टर का ट्रांसफ़र हुआ तो वो चले गए और मैं फिर भटकती रही कि अरे अब क्या करें, आगे का कैसे। फिर और एक बिमलताई देसाई के पास मैं आगे की शिक्षा संगीत की लेने लगी और फिर आगे की एग्ज़ाम भी मैं उनके पास देने लगी। तो मैं विशारद हुई, लेकिन तब तक भी मुझे ये नहीं मालूम था कि संगीत का फील्ड कैसा है, गुरु कैसे होते हैं, कैसे गुरु पूनम मनाई जाती है, कैसे गुरु शिष्या होती है, परस्पर एक दूसरे के आमने सामने बैठकर जो शिक्षा दी जाती है वो, उससे तो मैं बहुत दूर थी, कोसों दूर थी। और मेरे सानिध्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि जिन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। तो मैं बिल्कुल अंधेरे में थी। बस इधर बीएससी गणित हुआ, इधर मेरा संगीत विशारद हुआ। लेकिन वर्धा में थी मैं, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा में। तो वर्धा में विशारद होने के बाद कॉलेज के एक ग्रुप से मैं इंट्रोड्यूस हुई और उन्होंने कहा कि अपने वर्धा में क्लासिकल के प्रोग्राम बीच बीच में होते हैं, तुम आया करो। तब मैंने उनके माध्यम से एक प्रोग्राम अटेंड किया, वो था आशाताई खाड़ीलकर का। मेरे जीवन का पहला शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम मैंने उनका अटेंड किया और मुझे तब लगा कि अरे मुझे तो ऐसा ही गाना है, यही तो मुझे चाहिए। तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो लेकिन वर्धा से मैं बाहर जाकर सीखूं ये भी पॉसिबल नहीं था, घर की परिस्थिति भी वैसी नहीं थी। तो वो फिर वहीं पर संगीत विशारद के बाद कॉलेज में गई, कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, वहाँ पहला नंबर आता रहा। 3 साल हमारे जानकी देवी बजाज साइंस कॉलेज था, वहाँ पर मुझे इंटर कॉलेजिएट स्पर्धाओं में हर बार नंबर आता रहा। और मुझे लगा कि बस बाद में उस ग्रुप से इंट्रोड्यूस होने के बाद कार्यक्रमों में आना जाना सिलसिला बन गया। और वहाँ फिर धीरे धीरे मुझे ये मालूम हुआ कि वर्धा में हमारे कैंपस के बाहर संगीत की क्या स्थिति है। वहाँ पर अच्छे एक तो मुझे याद है जदपत की, जिनकी अप्रकाशित रागों की आज मैं किताबें देखती हूँ, लेकिन वो वहाँ के थे। और भी
डॉक्टर मनोहर बर्वे थे, तो वो भी कुछ समय के लिए वर्धा में आए थे। ये प्रतिष्ठित उस समय की संगीत की महान हस्तियाँ थी, और उनके घर में जब गाने होते थे, कार्यक्रम होते थे, बैठक होती थी, तो तब उस समय जाना आना, और फिर इस तरह से उस फील्ड को मैंने जाना कि ये फील्ड ऐसा है। बाद में शादी के बाद एक इच्छा जाहिर की पिताजी को कि आप चाहे जिस लड़के से मुझे ब्याह कर दीजिए, लेकिन मुझे गाना करना है, मुझे गाना जहाँ होगा वहाँ मुझे आप दीजिए। तो वो बाय चांस इंदौर का बुलावा आया, और इंदौर में मेरे मिस्टर ने, मेरे ससुर जी ने बहुत साथ दिया, और उन्हीं की वजह से मैं इंदौर आते से ही 1 ही महीना हुआ था, इंदौर के माधवराव जोशी जी से तालीम लेना शुरू की मैंने। तब मुझे मालूम हुआ कि ये तालीम देखिए कितनी अलग है, मतलब एकेडमिक जो शिक्षा दी जाती है संगीत की, वो और सीना बसीना जो सामने बैठ के, बिल्कुल वो कितना फ़र्क है। तो माधवराव जोशी जी के बाद उन्होंने मुझे उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा संगीत विशारद हुआ है, अब संगीत अलंकार कर लो। संगीत अलंकार किया हो, बोले अलंकार के सारे ही राग एमए में तो है, तो आप देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से एमए कर लो। तो उनकी वजह से देखिए संगीत अलंकार हुआ, एमए हुआ, और एमए करने के लिए कॉलेज में जाने लगी। तब पंडित वामनराव राजूरकर टप्पा सिखाने आते थे ग्वालियर घराने के। तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा, ये ग्वालियर घराने का प्योर जो, जहाँ से ये हमारी सारी घरानों की परंपरा निकली है, वो स्रोत ग्वालियर घराना अपने ही इंदौर में 2 कॉलोनी छोड़ के ये बाबा रहते हैं। मैंने उनके पास फिर जाना शुरू किया, क्योंकि तब तक माधवराव जोशी जी का निधन हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक गुरु के पास मैं सीख रही और उनको छोड़ के मैं फिर दूसरे गुरु के पास, एक गुरु के पास पूरा मैं सीखी, और वो चले गए मुझे छोड़ के, तब मैं दूसरे गुरु के पास गई। तो पंडित वामनराव राजूरकर जी के पास गई। उन्होंने मुझे ग्वालियर घराने की तालीम, सबसे पहला उनका राग होता है यमन, तो राग यमन, राग तोड़ी, ये बेसिक रागों की तालीम दी, टप्पे भी सिखाए। बाय चांस उसी समय पंडित बाला साहब पूछवाले अपनी बेटी के यहाँ शोभा बख्शी, जो कि इंदौर में आज भी रहती है, उनके पास आया करते थे। तो मैं उनको जाकर लेके आती थी घर में, और घर में दिन भर रहते थे वो, और उनसे भी मैं सीखती थी उस समय। और एक बात हुई थी कि मेरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी लगी हुई थी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी करते हुए जब मुझे पंडित बाला साहब पूछवाले को जी को घर में लाना होता था सुबह, तो मैं बोल देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ तो बहुत बोली मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी छुट्टियों के लिए, और मेरा एक ही ध्येय था कि अब संगीत में करना है और आगे ये करना है, तो सारा संभाल के नहीं होता है। फिर नौकरी छोड़ने की इच्छा हुई। वो उस समय तो मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं एकदम से नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि बच्चे भी हुए, फिर बच्चे बड़े हुए, उनके एजुकेशन हुए, मेरे मिस्टर बैंकर, मैं बैंकर। तो फिर स्थिति एक ऐसी थी कि मेरे मिस्टर के सैलरी में से सारा लोन का और उसका सब कटिंग होता था, और मेरे सैलरी से घर चलता था, तो वो मैं छोड़ नहीं पाई। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रहते हुए मैं कार्यक्रम भी देते आ रही थी छोटे मोटे, और मेरा सीखना जारी था। और ऐसे ही बैंक में ही थी तब पंडित CR व्यास जी शनिश्चर जयंती संगीत समारोह में इंदौर में आए। तब उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। और जब मैं MA कर रही थी उस समय उनकी गायकी मैंने बहुत सुनी। एक राग, उनका राग पूर्वी, तो मैंने इतना कैसेट को पूरा घिस डाला था, और राग पूर्वी को आत्मसात करने के लिए, और वो पूरी गायकी दिमाग में ऐसी बैठ गई कि व्यास जी आए तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगरा घराने का ये मुझे चाहिए और सीखना है। और ख़ास करके उनके पास बंदिशें थी पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित और पंडित विलायत हुसैन खां साहब की, प्राण पिया और गुणीदास जी, ये उनके उपनाम हैं। तो इनकी बंदिशें बहुत सुंदर, मैं अट्रैक्ट होती थी उन बंदिशों से, तो मैं इसलिए उनके पास गई बंदिशों को लेने के लिए भी, उनकी गायकी को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ गई, मेरी तालीम शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले ही तालीम में कहा कि मेरी गायकी की नकल नहीं करना है, तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है, तुम फीमेल हो, मैं मेल हूँ, मेरी चाल अलग, तुम्हारी चाल अलग। तो इस वजह से कि तुम अपनी गायकी स्वयं बनाओ, सोचो, मैं जो बता रहा हूँ वो कंटेंट लो, लेकिन अपने हिसाब से उसको प्रोड्यूस करना है। तो इस तरह से वो मेरी यात्रा यहाँ तक आई। फिर
व्यास जी भी चले गए 2002 में। उसके बाद तब तक मेरे पास बहुत मटेरियल और मुंबई में आना जाना मेरा चल ही रहा था, जिस वजह से मुझे अन्य लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, परिचय भी हुआ और सीखने को मिला। उस वातावरण में मैं ढल गई और वो संगीत क्या है और संगीत का वातावरण क्या है। गुरु जी के यहाँ जाते थे तो गुरु पूनम कैसी होती है, कैसे मनाते, ये सारी बातें मुझे सब वहाँ पर मालूम हुई। और फिर मैं संगीत सीखा ना, रियाज़ करना और बैंक की नौकरी ये भी चल रहा था। फिर एक दिन समय ऐसा आया कि मैंने कहा कि अब बैंक की नौकरी मुझसे नहीं होगी, क्योंकि मेरा पूरा समय मुझे संगीत में देना है। उस समय वो समय देख के मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी मतलब रिज़ाइन की। मुझे वो बाइपेटाइट वगैरह आने वाला था और अभी मिला था ना इंटेंसिव वगैरह सबको, वो नहीं था, लेकिन मैंने उसको रिज़ाइन ही किया। बैंक की नौकरी रिज़ाइन करने के बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। मुझे बस भगवान की कृपा है कि मैं आगे मुझे रास्ता दिख रहा है और मैं कर रही हूँ। तो मतलब सिंधु ताई से सीखने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगातार आगे बढ़ता रहा और पंडित C.R. व्यास जैसी महान संगीतज्ञ का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। पंडित रामदास मुंगरे जी से भी आपने सीखा है, वो भी एक बहुत बड़े शख्सियत रहे हैं संगीत जगत की। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, और आपने तरह तरह की विधाओं को अपने में आत्मसात करके आज संगीत जगत को समृद्ध बनाने के लिए आप काम कर रही हैं। एक बात और मैं बताना भूल गई कि मैं व्यास जी के पास जाती थी, मुंगरे दादा की गायकी जब सुनी, उनका राग शहाना वगैरह सुना था, तब मुझे लगा कि अरे ऑथेंटिक जयपुर घराने की बंदिशें इनके पास है। उनके बहुत पीछे पड़ी मैं, खूब मना करते रहे, नहीं मुझे नहीं सिखाना, किसी को भी नहीं सिखाना। लेकिन मेरे मिस्टर और मैं हम बार बार जाते थे कि नहीं दादा आप यहीं हैं इंदौर में। मैं जा तो रही हूँ बाबा के पास, व्यास जी के पास मैं जा रही हूँ, और मैंने व्यास जी से पूछ भी लिया था कि बाबा ऐसे ऐसे पंडित रामदास मुंगरे जी हैं, उनके पास जयपुर घराने की और कुमार जी से भी वो सीखे थे, तो कुमार जी की भी कुछ बंदिशें उनके पास है, तो क्या मैं लूँ? तो उन्होंने कहा देखो तुमको जहाँ से जो भी अच्छा मिलता है बिल्कुल लेना चाहिए, मैं आपको वहाँ अवरोध पैदा नहीं करूँगा। और इस वजह से मैं फिर पंडित रामदास मुंगरे जी के पास गई, 9 साल सीखी उनके पास। बहुत सारा उन्होंने मेरे गायकी में चेंज किया, मेरे स्वर लगाव में चेंज किया, और उनसे सीखती रही। वो भी फिर बाद में चले गए और व्यास जी भी चले गए। फिर मेरी यात्रा कई साल 2002 के बाद 2017 में आई थिंक पंडित रामदास मुंगरे जी गए, लेकिन बाद में उन्होंने सिखाना छोड़ दिया था आवाज़ वगैरह की वजह से। तो यह बीच का पीरियड मेरा उनके पास भी गया। उनसे भी आपको मार्गदर्शन मिला और उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक बात है कि गिरजा देवी जी मैं जब ताल यात्रा करके एक संस्था है कलकत्ता में, वहाँ गाने गई, तो वो कार्यक्रम मेरा होने के बाद मैंने इच्छा जाहिर की, जिन्होंने मुझे बुलाया था उनके पास, कि मुझे ITC देखना है, SRA देखना है। मैं कलकत्ता पहली बार आई हूँ, तो मुझे गिरजा देवी जी से भी मिलना है। तो वो बोले कि मैंने कल उन्हें बुलाया था लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमने फिर फ़ोन किया कि हम मिलना चाहते, आए क्या? तो बोले नहीं आओ, बिल्कुल आओ। तो हम गए, मैं और मेरे साथ एक तबले वाला था दिल्ली का, जयप्रकाश नाम था उनका। तो हम दोनों गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा अरे आओ तुम तो कल बहुत अच्छा गाई। तो मैंने कहा अरे इनके पास खबर आ गई, और उन्होंने खुद ने बताया कि तुम राग छायानट गाई हो ना? तो मैंने कहा हाँ। फिर बोले कि एक चैती भी गाई। मैंने कहा हाँ, तो कुछ सुनाओगी हमको? अब सुबह 11 बजे का समय था, तो मैंने कहा कि मैं कुछ सुबह का राग सुनाती हूँ। वो बोले कि नहीं, मुझे वही सुनना है जो कल आप छायानट गाई, मुझे वही सुनना है, और वही कल का चैती वही सुननी है। मैंने सुनाया, उसके बाद उन्होंने बहुत तारीफ भी की, और चैती के बारे में उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा गला जो है ना, ये उपशास्त्रीय संगीत के लिए है, तुम्हारी आवाज़ और कहन वगैरह जो है वो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़े महाराष्ट्रियन हो रहे, तो आप इसको सुधारो और बनारसी अंदाज से गाने का आप प्रयत्न करो। बाकी तुम्हें राग तो इधर से उधर, उस राग से इस राग में वगैरह, ये तो सब हाँ घूमना आता है। तो 2-3 और भी शिष्याएँ बैठी थी, उनको भी बोली कि देखो कितना अच्छा कर रही है काम चैती में। फिर उन्होंने कहा कि देखो मैंने कहा कि अपा जी मैं तो डर रही हूँ, क्योंकि मैंने चैती वैती कहीं सीखी नहीं, मैं शोभा गुरुटू जी को सुन के गाती हूँ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें चाहिए हो तो हमारे पास आना। नेकी और पूछ फिर मेरा
उनके पास जाना हाँ जाना हुआ। और लेकिन ज़्यादा समय नहीं मुझे मिला, वो 1.5 साल का मेरा समय था। 2 साल में उन्होंने सिखाया बहुत। जब जब जाती थी बाकी सभी लोगों को मना करती थी और मुझे ही सिखाती थी, लेकिन समय पीरियड कम रहा, वो जल्दी चली गई। तो एक ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये सारा उनसे सीखने को मिला। वाह, क्या बात है। आपने मतलब वो तमाम विधाओं को आत्मसात किया है और लगातार कोशिश कर रही हैं कि इसी तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। शोभा जी, आप उस वक्त आई हैं जब श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण मास में शिव भक्ति का एक मास होता है, साथ ही कजरी, झूला, चैती, ये सब गाने का भी एक बहुत ही आनंद वाला पल होता है ये, और भारत भवन में आपकी प्रस्तुति होने वाली है। ये बताएं कि ये जो कजरी, झूला, चैती, ये उपशास्त्री की जो विधाएं हैं, अपने आप में किस दृष्टि से आप महत्वपूर्ण मानती हैं, इनकी क्या अहमियत है? ये तो हमारी धरोहर है। ये लोक संगीत से निकला हुआ सारा। कजरी लोक संगीत में है, झूले लोक संगीत में है। ये तो हमारा लोक कला में आता ही है ना। शास्त्रीय संगीत के पहले भी ये सब था, तो महत्वपूर्ण है। और आज जिन लोगों को मैं समझती हूँ कि शास्त्रीय संगीत के रागों तक नहीं जाना है, वो इन रागों से ही, इसमें भी रागदारी है, इसमें भी शास्त्रीय संगीत तो है, लेकिन प्योरिटी नहीं है, तो और ज़्यादा, और शब्दों का मज़ा है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी को, क्योंकि शब्द है तो जान है उस संगीत की। ऐसा लगता है मुझे कि वो समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। शास्त्रीय संगीत में शब्द गौण हो जाते हैं, सुरों को आगे आता है। जो सुर का जिनको सुर की समझ है ना, वही वो समझ सकते हैं। यहाँ पर सुर की समझ की ज़रूरी नहीं, आप भाव किस अंदाज से आप वो शब्द डाल रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं, इसको महत्व है। तो और हम देखते हैं कि भारत में यदि हम कजरी, झूला, चैती, उपशास्त्री की दूसरी विधाओं की जब हम बात करते हैं, तो बनारस घराने का नाम सर्वोपरि, मतलब सबसे ऊपर आता है। वहाँ के बहुत सारे कलाकारों ने इसे आत्मसात करके बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों तक पहुँचाया है। शोभा जी, आपने जब गिरिजा देवी का सानिध्य प्राप्त किया, उनसे आपने उपशास्त्री की विधाएँ सीखी, तो उनकी थोड़ी सी शैली के बारे में बताइए कि किस प्रकार से उनका सिखाने का अंदाज़ रहा है, और आपने क्या क्या ख़ास सीखा उनसे? सबसे पहले तो उन्होंने उनके भगवान की पूजा करवाई। उनकी भगवान की पूजा, उनके गुरुओं की पूजा करने के बाद उन्होंने मेरी पूजा की, और इसके बाद हमारा पहला शिव जी का ही राग भूपाली की जो बंदिश है वहाँ से शुरू हुआ। और सबसे पहले वो भूपाली की वही बंदिश सिखाती है, महादेव देव शिव महेश्वर। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने खमाज थाट, सबसे की बेसिक, ठुमरी में सब दूर चलता है, सबको भाता है, तो खमाज थाट से शुरू किया। ठाड़े रह्यो मोरे शाम, ये उन्होंने दीपचंदी की एक ठुमरी सिखाई। और उनका अंदाज़ गाने का है ना, तो वो बनारसी भाषा इतनी मीठी है कि उस भाषा में वो स्वर जैसे घुल जाते हैं और वो रस निकल आता है। ऐसा मुझे लगता है हमेशा। वो थोड़ा मुझे लगता है मेरे में कि वो कैसे आएगा, उसका ही मेरा अभ्यास में मैं बहुत सुनती हूँ। बनारस भाषा सुनती हूँ, बनारस भाषा का लहजा सुनती हूँ, उसको डालने का अंदाज सुनती हूँ, और ये आज भी मैं अभ्यास कर रही हूँ। शोभा जी, आपने लंबी संगीत यात्रा तय की है। इस यात्रा में आपके कौन कौन से ऐसे पड़ाव रहे हैं जिसको आप कभी भूल नहीं पाती हैं, चाहे वो बड़े सांगीतिक मंच हों या फिर आपकी और संगीत यात्राएं हों जिन्हें आपने बहुत ही करीब से देखा, समझा और उन्हें आप याद करती हैं? सबसे पहले तो अपने यहाँ पर भारत भवन में मुझे बुलाया था, तब भी मैं उपशास्त्रीय संगीत गाई थी। आज भी मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तब मैं अपा जी के पास नहीं जाती थी, लेकिन उस हिसाब से शोभा गुट्टू को बहुत फॉलो करती थी, बहुत मेरे मन जैसा हुआ था। उसके बाद फिर से मानस संग्रहालय में मुझे बुलाया, तब भी मैं उपशास्त्रीय संगीत के ही लिए आई थी। वो भी एक कार्यक्रम जन में है और लगता है कि बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद मैं तानसेन समारोह में गाई हूँ, अपने जालंधर के श्री हरिवल्लभ संगीत समारोह में गाई हूँ। मतलब इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें आपने प्रतिभागिता की है। आप ये भी देख रही हूँ कि अब भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो पहुँच है वो 7 समुंदर पार तक हो चुकी है, और वहाँ भी हमारे संगीत को इतना चाव से सुना भी जा रहा है, और कई विदेशी जो लोग हैं वो भी संगीत हमारा सीख रहे हैं और उसे दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारे भारतीय संगीत के लिए कितना एक पॉजिटिव आप मानती हैं?
इतनी कितनी अच्छी बात है कि हमारा शास्त्रीय संगीत वहाँ तक पहुँचा है। मेरा भी प्रयास है, ह्यूस्टन में मैंने एक ब्रांच खोली है जिसका नाम पंचम निषाद इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए ये है। वहाँ आज बच्चे सिखा रहे हैं। मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मैं खुद सिखाती ही हूँ, लेकिन वरना एक क्लास होती है, सब इकट्ठे होते हैं एक क्लास में, और उनको मैं इंदौर से सिखाती हूँ। अमेरिका में शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा माहौल है। सारे शहरों में जाओ, अपने लोग जो है इंडियन बसे हुए हैं वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं। जो नहीं जुड़े वो उपशास्त्रीय संगीत के, भजन के कार्यक्रम करते रहते हैं, और जो जुड़े हैं वो शास्त्रीय संगीत के लिए, कोई अगर इंडिया से कलाकार आता है उनको प्रमोट करते हैं, उनका कार्यक्रम रखते हैं। इस कार्यक्रम में इंडियन तो आते ही हैं, लेकिन फॉरेनर बहुत मात्रा में आते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल जो भी राग सुनेंगे ना, वो कीन एकदम मन से ध्यान लगा के आंखें बंद करके सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि सुनने के लिए आते हैं, सिर्फ सुनना करके आते हैं कि नहीं जाना है और सुनना है। ध्यान लगा कर सुनते हैं, आंखें बंद करके पूरे खो जाते हैं उसमें, कोई भी कलाकार हो। और हमारे इंडियन लोग भी आते हैं जो यहाँ नहीं आते हैं, जो यहाँ शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम में नहीं आते, वो लोग वहाँ जाने के बाद हमारा संगीत है करके कार्यक्रम के लिए आते हैं। मतलब कुछ भी हमारा संगीत प्रमोट हो रहा है, और ये हम सब संगीत जगत के जितने भी बड़े हस्ताक्षर हैं उनके लिए और संगीत प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। शोभा जी, आप पंचम निषाद जो संस्था चला रही हैं उसके माध्यम से और क्या प्रयास कर रही हैं ताकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को और भी प्रमोशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो चाहते हैं कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ें उन्हें भी अवसर मिले? शास्त्रीय संगीत में इंदौर में अभिनव कला समाज अग्रगण्य था। अभिनव कला समाज के खूब कार्यक्रम होते थे जब मैं इंदौर में गई तब भी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अभिनव कला समाज के कार्यक्रम बंद हो गए, और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि पंचम निषाद अब किस तरह से शुरू हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैंने वो कार्यक्रम शुरू किए, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। एक तो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, उनको मंच भी देती हूँ। बच्चों को आज क्या है कि तुरंत गाना है, तुरंत मंच पे चढ़ना है, क्योंकि उनको ऐसा इतना धीरज नहीं है कि मैं 12 साल 18 साल में संगीत करूँगा, साधना करूँगा, उसके बाद मुझे कभी मंच मिलेगा, इतनी उनमें इतना धैर्य ही नहीं है। तो इसलिए मैं उनको जो जो सिखाती हूँ उनको तुरंत मंच देती हूँ। बीच बीच में पेरियोडिकली 3 महीने 4 महीने से हमारे यहाँ के बच्चे गाते ही रहते हैं। इस वजह से बच्चों को मंच मिल रहा है, इस वजह से भी उनके पेरेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। मेरे पास आज भी 150 से 200 के बीच स्ट्रेंथ है, और पंचम निषाद में आज 13 लोगों का स्टाफ है, और 5-6 गायन के गुरु हैं, इंस्ट्रूमेंट के हैं, तबला है, और उसके हम हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से शास्त्रीय संगीत का प्रमोशन कर ही रहे हैं, बच्चों तक पहुंच रहे हैं। अभी कल परसों के एक मेरे इंटरव्यू में हमारे एक इंदौर के वरिष्ठ एक प्राध्यापिका है, उन्होंने यही कहा कि मैं 50 साल से इंदौर को देख रही हूँ, 50 साल में मैं शोभा चौधरी ने क्रांतिकारी रूप से बदल किया है इंदौर में। अब श्रोताओं में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। यही बात मुझे एक 10 साल 15 साल पहले हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार थे महेंद्र जोशी जी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे महफिल में सारे बुजुर्ग आते हैं, बच्चे कहाँ हैं, युवा कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि श्रद्धांजलि, वो जब गए तब मैंने कहा कि श्रद्धांजलि मैं आपको तभी दूंगी जब मेरे कार्यक्रम में युवा आएंगे। और आज सच में आज कार्यक्रम में युवाओं की अच्छी खासी, श्रोताओं की मतलब श्रोता युवा इनकी अच्छी खासी संख्या होती है। तो मुझे लगता है कि जो महेंद्र जोशी जी ने जो मुझे एक बात कही थी जो मेरी चुभ रही थी कि तुम्हारे कार्यक्रमों में श्रोता तो सारे एजेड आते हैं, तुम युवाओं के लिए काम क्यों नहीं करती हो? तो ये आज सफल हो गया। बिल्कुल, जब हम कोई भी काम समर्पित भाव से करते हैं तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और शोभा जी, आप जब कजरी झूला चैती के इस उत्सव में आई हैं, भारत भवन में परफॉर्म करने आई हैं, तो हमारी बातचीत तब तक पूरी नहीं होती जब हम आपकी श्रीमुख से कुछ सुन ना लें। तो इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या सुनाना चाहती हैं ताकि हमारे इस कार्यक्रम का रंग और भी दुगना हो जाए? सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की ऋतु आई, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए,
सजनिया सावन की ऋतु आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन नहीं भरा, लेकिन एक और छोटा सा कुछ और सुना दीजिए। एक मैं झूला गा रही हूँ वाह। कि हरे राम लागो, कि हरे राम लागो, सावन को महीना, झूला डारो रे हरी, के झूला डारो रे हरी, कि झूला डारो रे हरी, कि झूला डारो रे हरी, के झूला डारो रे हरी, के हरे राम लागो, के हरे राम लागो, के हरे राम लागो, सावन को महीना, झूला डारो रे हरी। रेशम के डोर चंदन का पलना, रेशम की डोर चंदन का पलना, कि मोरे रामा, कि मोरे रामा, कि मोरे रामा झूले कदम की डारी, झूला डारो रे हरी, के हरे रामा लागो, कि हरे रामा लागो, सावन को महीना, झूला डारो रे हरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। युवाओं से क्या कहना चाहती हैं जो संगीत सीख रहे हैं? बस संगीत तो रियाज मांगता है, रियाज करते रहिए, और बेसिक जो अभ्यास हमारे गुरुजियों ने बताए हैं वही खास करके संगीत में करने होते हैं। जैसे मुझे एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने षडमुखानंद हॉल में कहा था कि बेटा रियाज क्या है, आलाप क्या है, तान क्या है, तो कुछ भी नहीं है, स्वरों का अभ्यास करो, जल्द गाओगी तो तान होगा और आराम से गाओगी तो आलाप होगा। तो स्वरों का अभ्यास ही खास है, और रियाज करते रहने से एक बार बात बनती है, उसके बगैर संगीत आ ही नहीं सकता। इतनी चर्चा आपने की, हमसे मुलाकात की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शोभा जी, आपके संगीत यात्रा में नई नई उपलब्धियां जुड़ती जाएं, इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।